कि जो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम को जिन्होंने अभी पास किया है, अपनी अपने जीवन के एक नए चरण का प्रारंभ जिनका हो रहा है, उनको उनसे मिलना, उनको संबोधित करना, उनको उनका स्वागत करना सरकार में, इसका एक अवसर दिया है। जिन्होंने ये एग्ज़ाम जिन्होंने सफलता पाई है, मैं उनको और उनके परिवारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने जानबूझ के परिवार को मेंशन किया है, आप समझेंगे क्यों। अभी कार्यक्रम में हम लोगों ने 3 हमारे वरिष्ठ साथी जो हैं उनको सम्मानित किया था, और मुझे ये खुशी की बात है कि एक पीके बासु जी जो है मेरे ब्रदर के बैचमेट हैं सर्विस में, रश्मि कपूर जी खुद मेरे बैचमेट, और ओम अग्रवाल जी को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब ये यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है, मैं देखिए पिछले, अब मुझे क्या 48 साल हो गए जब से मैंने एग्ज़ाम पास किया, विदेश सेवा में भर्ती की, और दुनिया में करीब 200 देश, मैं करीब 120-130 में अभी तक जा चुका। यूपीएससी यूनिक, यूपीएससी जैसा कहीं भी किसी भी देश में ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट सर्विस के लिए नहीं। और मैं इस बात पे इसीलिए बल दे रहा हूं कि जिन्होंने आज सफलता पाई है, हो सकता है कि उनके मन में हो कि भाई चलिए एग्ज़ाम पास कर दिया, आपने एक बहुत बड़ी जो सफलता जो आपको मिली है, और जो जिम्मेदारी इस सफलता के साथ आती है, ये भी एक, मैं कहूँगा, बहुत यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको इस समय करियर के शुरुआत में ये समझना चाहिए। अब यूपीएससी एक किस्म से एक अग्नि परीक्षा कि जितनी मेहनत होती है, आप देखिए, आपने कम से कम साल तो गुजारा होगा। जिनका पहला प्रयास नहीं था, उन्होंने साल से ज़्यादा भी किया होगा। और इसकी जो प्रिपरेशन जो है, जितना टाइम लगता है, जो स्केल जो है, कितने लोग जो हैं इस एग्ज़ाम के लिए अपियर होते हैं, और जो आपकी ओर से जो एफर्ट जो है, और उसके साथ जो टेंशन जो होता है, ये मैं सचमुच आपको कह सकता हूँ कि दुनिया में ये एक बहुत अनोखा, बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस। अब ऐसे एक्सपीरियंस के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो वो सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज जो बधाई मैं देता हूं, मैं फैमिली को भी देता हूं, क्योंकि जो आप लोग बैठे हैं, आपकी सफलता जो है, इसके हकदार आपकी फैमिली भी है, ये कभी नहीं भूलिएगा। इसके लिए आत्मविश्वास भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे, कभी ना कभी कोई ये समय जरूर हुआ होगा आपके पिछले साल में, 2 साल में, कहीं कुछ शंकाएं, कुछ दुविधाएं, कुछ डाउट कि भाई हो सकता, नहीं हो सकता, पेपर कठिन है, नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपके मन में ऐसी डाउट्स तो होती होंगी। और नॉर्मली क्या करते हैं लोग, वो अपने सर्कल में इसकी बात चर्चा करते हैं, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने टीचर्स के पास जाते हैं। पर ये क्योंकि चुनौती जो है इतनी बड़ी है, और आपके यहाँ से अपने एक किस्म से पूरा इतना प्रयास, आपके जीवन का 1 या 2 या 3 साल आपने इसको डेडिकेट किया, आपको इसके अलावा जो है, अपने फैमिली के अलावा, अपने फ्रेंड्स के अलावा, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए। और ये गाइडेंस और ये सपोर्ट सिस्टम आपको संकल्प फाउंडेशन देती। तो इसीलिए आज जब मैं बैठ के मैं देख रहा था कि ऑल इंडिया रैंकिंग लिस्ट में कितने लोग जो हैं
संकल्प के सपोर्ट से, संकल्प के माध्यम से सफल रहे हैं। मैं आज संकल्प फाउंडेशन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये आपका योगदान है क्योंकि गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं। गुड गवर्नेंस के अलग अलग पहल होते हैं, इसमें गुड पीपल टू बी पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें आप लोगों का जो योगदान जो है उसकी मैं सराहना करता हूं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। अब जब मैं अपनी जो उस समय की बात, जो मेरा जो अनुभव था, उस समय संकल्प फाउंडेशन नहीं था, बहुत कम ऐसे कोचिंग सर्कल्स भी थे, और ज़्यादातर जो है हमें सपोर्ट जो है हमारे अगल बगल में जो भी साथ थे, जो अगर हॉस्टल में थे, मैं हॉस्टल में था, जेएनयू हॉस्टल में था उस समय, जो हॉस्टल वाले बाकी स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे या दोस्त थे, थोड़ी बहुत फैमिली भी थी। अब मेरा सौभाग्य था कि 1 साल पहले मेरे बड़े भाई जो हैं पीके बसु के दोस्त हैं, उन्होंने परीक्षा वो सफल हुए, वो आईएएस में उनको उनकी रैंकिंग जो थी कि वो आईएएस में आए। और मुझे अभी भी याद है, मैं अभी भी उनको कहता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट सिलेक्शन में उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेरे मन में उस समय थोड़ी सी वो डाउट थी कि एग्ज़ाम लें ना लेंगे, अगर नहीं सफल होंगे तो क्या होगा, उसमें क्या चॉइस लें। एग्ज़ाम सिस्टम उस समय कुछ और था, ये प्रीलिम्स और मेन नहीं थे, एक ही एग्ज़ाम था। और मैंने जो है एक इतनी सहायता ली कि मेरे पेपर सिलेक्शन जो है, कुछ ऐसे सिलेक्शन किए जो मेरे भाई के नोट्स का मैं उपयोग कर सकता हूँ। तो अगर उसके बाद अगले साल मैं वहाँ एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिली, एक किस्म से उसकी क्रेडिट जो है मैं अभी भी उनको कहता हूँ, कुछ तो क्रेडिट उनको भी मैं देता हूँ। अब एग्ज़ाम के बाद आप सब जानते हैं कि उसके बाद असली चुनौती इंटरव्यू में आती, और इंटरव्यू में जोक्स बताना थोड़ा खतरनाक ही होता है। तो उनका मैं मानता हूं कि वो उनकी किस्मत थी कि फॉरेन सर्विस वाले, क्योंकि हमको सुनने की आदत है, तो उनको अच्छा हुआ कि फॉरेन सर्विस के कोई चेयरमैन मिल गए, कम से कम जोक तो उन्होंने सुना और उसकी प्रशंसा भी की। पर देखिए ये इंटरव्यू जो है, और अब इंटरव्यू आप लोगों का हो चुका है, तो आप भी एक किस्म से उस पर सोच सकते हैं और पुनर्विचार भी कर सकते हैं कि इंटरव्यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नॉलेज। यू कैन बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, यू कैन नो योर सब्जेक्ट वेरी वेल, बट इंटरव्यू में दैट 1, 2, 3 सेंटेंसेस पूरा गड़बड़ कर सकते। Interview is about communication. It is about thinking at that time under pressure, that you know this 15 minutes, 20 minutes, it can make or unmake your life. So अब जो हो गया उसके बाद बहुत आसान लगता है, but if you imagine that period before you are going in for interview, कितना टेंशन था ना टेंशन, एंड वंस यू कम आउट, आपको उस समय भी पता नहीं कि भाई मैंने किया कैसे। सो फर्स्ट यू टेल पीपल, जो भी मिला, कि भाई ये पूछा मैंने ये जवाब दिया, पता नहीं मैंने ठीक दिया नहीं दिया। सो आई एम सेइंग दिस बिकॉज communication skill today, and communication skill, how do you behave under pressure, this is something which is very important, not only for an interview. It is also important in life. It is important in your work, because you will have responsibility. Up during responsibility you will have pressure. How do you perform under pressure? That is something which is, and it, you are all in your 20s. अब आपका experience भी limited है, so with the passage of time, with experience, we handle it better. But how you have handled it, how you have done the interview, I think that is something which is
really something you should value, something you should reflect on, something you should build upon. अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा अनुभव शेयर करता हूं। मेरा इंटरव्यू जो था वो 21 मार्च 1977 को था। कृष्ण गोपाल जी इस पे जानते होंगे, 21 मार्च 1977, that was the day emergency was revoked. So I go in for interview, Shahjahan Road, first person that morning, and that morning from previous day the election result is coming. We were up all night watching the election result, soye nahi the, it was showing on our face. And imagine I'm the first person, as the defeat of the emergency rule is coming into the understanding of people, you walk into your interview. In a way, that is what got me through the interview. I was a political science student. So my interview, the first question they asked me, अच्छा आप political science पढ़ते हैं, so please explain to us, ये election में हुआ क्या? Now, I had two takeaways from that experience. One, very senior people, many of them former government servants, senior government servants, कुछ लोग जो हैं secretary रह चुके हैं, important people of political standing, people from different services, intellectuals. They are asking a 22-year-old student, कि भाई समझाओ हमें कि हुआ क्या इस election. Now, that is where I was lucky. It was a subject, because every Indian is interested in politics. If you are in JNU, you are super interested in politics. On top of it, I was a political science student, and we had all taken part in the 77 election campaign. We had all actually gone there and worked for the defeat of emergency in 77. So I forgot I was in the interview. I started giving them gyan, though I was 22. Okay. But my two takeaways. One, at that moment, my communication skill somehow came together. I was able, because these were all people in a way who were connected, who were quite sympathetic to the government of the day at that time. To explain to the people who are sympathetic to the government of the day, bhai aap logon ko hua kya, without offending them, was actually quite a challenge. And the second thing which I learned that day, that ye Lutyens bubble jo hai na, these people were really shocked. They could not believe that this election result had happened, whereas for us as ordinary students, we could see that there was a wave against emergency. So from that day, I had to carry away from my interview how to communicate under pressure and do it without offending people. How do you persuade? How do you explain? This was one carry away. And the second, which was for me a political carry away, that important people may be living in a bubble and not realizing actually what is happening in the country. And people on the field, because we thought of ourselves, we were students who had done campaigns. We had gone, I remember at that time going with my friends, we went to Bhiwani, we went to Muzaffarnagar, that how we had picked up the sense on the ground. But people who are sitting in Delhi with all the information from all the systems, somehow they missed it. So with that memory, let me come back to all of you. You are today roughly, I would say, about 25, 26 in age. When independent India turns 100, you will be 47, 48. So this era, this 20 years, जो हम कहते हैं अमृत काल है, विकसित भारत की तरफ हमें जाना है, this is your era.
It is your era because you will have to work, you will have to deliver, and you will be the beneficiary of this era. You will be the leaders of this era. We say today that, you know, India will become by 2047. Definitely, we know for sure by 2030 we will be the third largest economy. By 2047, we will be closing the gap between 3 and 2. So, I want you to think not the just a sense कि भाई एग्जाम पास कर लिया, सर्विस में आ गए, feeling very happy, which you should. But I want you to think 20 years ahead. I want you to think that अगले 20 साल में जब हम विकसित भारत की दिशा में जाएंगे, आपका इसमें क्या योगदान होगा, और what is also the mindset you have to bring for Viksit Bharat to be successful. And I want to put some thoughts before you. One, I heard some young colleagues say that we are very happy that today हमें सर्विस करने का एक अवसर मिला है. Serving your nation. Serving your nation is, you know, there can be nothing of greater pride than serving your nation. But do remember, at the end of the day, we are all a service. All of you who have entered, your Indian administrative service, your Indian foreign service, your Indian railway service, your Indian police service, your Indian revenue service. Important word, service. And something very interesting is happening in the world of service. There was a time कि जो सरकार कहती थी, जो देती थी, लोग मानते थे उसको. ये जमाना अब बदल गया. अब अगर आप पब्लिक में देखें, वहाँ एक जागरूकता है, वहाँ एक सेल्फ अवेयरनेस है, लोग अपना हक पहचानते हैं. Expectations of the public have gone up. Expectation of service given by government has gone up. और खुद मैं अपने अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ, आप में से ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट तो होगा ना. अब एक समय था, पासपोर्ट मिलने के लिए लोगों को 1, 2, 3 साल लगते थे. ये खाली समय का विषय नहीं था. अगर आपको कहीं जान पहचान नहीं थी तो आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन कोई देखता ही नहीं था. जब 77 में मैंने फॉरेन सर्विस एंटर किया तो हमारे कॉलोनी में जो रहते थे उनको लगा कि भाई हम किसी को जानते हैं जो हमें कम से कम पासपोर्ट दिला सकते. तो ये महत्व था उनके मन में. अब आप देखिए पासपोर्ट के बारे में क्या हुआ है. आज आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आपका पासपोर्ट, और खासकर जहां आप अपना बेसिक डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, आधार देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, आपका पासपोर्ट जो है कुछ दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते, महीने के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है. बट ये नहीं है कि लोग कहते हैं अच्छा भाई पहले साल लगते थे अब कुछ हफ्ते लगते हैं तो चलिए बड़े खुश. नहीं, पब्लिक की प्रेशर है कि हमें तो अब आदत हो गई है कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते में मिलते हैं, और वहाँ डिले हो गया तो आप कुछ करिए इसको, या इतने डॉक्यूमेंट आप क्यों पूछते हैं, इसको कम करिए. तो पब्लिक इज कॉन्स्टेंटली प्रेशराइजिंग इम्प्रूव सर्विस. हमें कभी जो है, जो सरकार में है, हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि हम एक लेवल के पहुंचे हैं और उसके कारण अब लोग संतुष्ट हैं, और उनको संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए. जब तक पब्लिक प्रेशर जो है, पब्लिक प्रेशर इज अ वे ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. इट इज ओनली बाय इंप्रूविंग परफॉर्मेंस कंट्री विल ग्रो. सो टुडे when we say we serve the nation, serving the nation is also a matter of pride, but it is also something which we should set कि हमें अपना performance, how does every generation improve on the performance of the previous generation. Second aspect is transforming the nation.
जो परिवर्तन हमें रोज दिखाई दे रहा है। और ये परिवर्तन जो है, क्योंकि हम इस परिवर्तन के बीच में हैं, कभी कभी इसका महत्व हम खुद नहीं जानते। जब हम बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाते हैं, और लोग हमसे पूछते हैं कि भारत में हो क्या रहा है, और अगर हम विकासशील देश जाए, ज्यादातर उनकी चुनौतियां जो हैं हमारी। जैसे अब मैं इजिप्ट गया, उनके यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अनाज का, फूड का, उनके यहाँ गेहूं खाते हैं। और जहाँ पीडीएस है, उनके यहाँ दिक्कत है कि लीकेज का विषय। या कहीं आप और जाएं जहाँ पब्लिक हेल्थ वैक्सीनेशन का हो, या कोविड के समय में ये कोविड वैक्सीनेशन कैसे करें। तो आज जो है हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे, पोषण से लेकर पेंशन तक, जब हम आवास योजना की बात करते हैं, घर देना, जहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं कि आज जो है देश में 60% लोग जो हैं उनको डायरेक्ट न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है। हम जब कहते हैं कि हमने आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर दिए हैं, उसका मतलब है कि हमने पूरे जापान की आबादी को जो है कवर किया है पिछले दशक। अगर आप अन्न योजना के आंकड़े देखें, पूरा यूरोप और अमेरिका की जो आबादी जो है, उससे ज्यादा लोग जो हैं हर महीने उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलती। आप कुछ भी, आप मुद्रा प्रोग्राम देखें, कुछ भी हमारे योजना देखें, कुछ भी हमारे कार्यक्रम देखें, जिस स्केल में आज जो परिवर्तन हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें कि मैं कभी कभी मुझे 5 मिनट मिलता है कहीं किसी को कुछ कहने में कि ताकि मैं इनको इम्प्रेस करूं। मुझे एक बार जर्मनी जाना पड़ा, उन्होंने कहा कि समय की सीमा है, आप आपका पूरा स्पीच जो है 5 मिनट के अंदर दीजिए। तो मैंने उनको शुरू ऐसे किया कि आज का भारत जो है हर साल 7 नए एयरपोर्ट बनाता है। आज का भारत जो है हर साल 1 या 2 नए मेट्रो सिस्टम खोलता है। आज का भारत जो है हर रोज 12 किलोमीटर रेलवे ट्रैक लगाता, हर रोज 28 किलोमीटर हाईवे बनाता। तो जब आप ये परिवर्तन, ये आंकड़े देते हैं, और हम इस परिवर्तन के बीच में हम लोग, हमारी जिंदगी कट रही, तो हमें जो है इसके बारे में माने उत्साह भी होना चाहिए, गर्व भी होना चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए कि हम इसको कैसे आगे ले जाएं, और आपकी पीढ़ी जो ये इसको अगले लेवल तक ले जाएगी। फिर विषय आती है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की। और एक समय था जब हम सुरक्षा की बात करते थे कि लोगों के मन में था सुरक्षा जो है या तो ये फौज का काम है या पुलिस वालों का काम। आज की परिभाषा कुछ और। हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, माने जब हमारी टेक्नोलॉजी हो, हमारी इकोनॉमी हो, हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब आज हर चीज जो है सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई। और जब तक ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होता, भारत सुरक्षित नहीं होगा। गुड गवर्नेंस भी सुरक्षा के साथ जुड़ी। तो आप जो है, आपकी जिम्मेदारी जो है सर्विस की है, परिवर्तन की है, सुरक्षा की है। और अगर आपका सौभाग्य हो कि आपको ऐसा अवसर आएगा कुछ मंच में या कुछ ऐसे घटनाओं में जहां आप भारत के प्रतिनिधि हो सकते हैं, और ये मैं आपको कह सकता हूं कि उससे कोई बड़ी बात, माने जो भी आप कहें, representing India abroad, representing India before the world is the greatest privilege, greatest honor that any Indian can have. So let me put 2 other points before you.
आई हैव सेड अच्छा अगले 20 साल में ये होगा, इसके लिए आप तैयारी करिए, आपकी ये मानसिकता होनी चाहिए, आपका ये संकल्प होना चाहिए। अब ये 20 साल में होगा क्या? जैसे मैंने कहा कि 2030 तक मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हम दुनिया के तीसरे नंबर में पहुंच जाएंगे इकोनॉमिकली। पर ये मूव फ्रॉम 5 to 3 to 2 and eventually higher, that is a very big deal. It is very difficult, it is very tough, it will require very big effort, national effort from us. But it will also be other things which will be happening. ये जो समय जो आने वाला है, ये AI का होगा, ये EV का होगा, ये स्पेस का होगा, ये ड्रोन्स का होगा, ये ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, ये लाइफस्टाइल का होगा। और इसके लिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, और हमें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि दुनिया की भारत के पर अपेक्षा क्या होगी। कि आज वो ज़माना गया कि कुछ होता है यहाँ और लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं। हमें जो है कम से कम हिंद महासागर में, और मैं कहूँगा हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक में, उतनी तो हमारी क्षमता होनी चाहिए कि वहाँ कुछ भी चुनौती आए, भारत जो है आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इसको हम फर्स्ट रेस्पॉन्डर कहते हैं। हाउ डू यू प्रिपेयर इंडिया टू बी फर्स्ट रेस्पॉन्डर? एंड फर्स्ट रेस्पॉन्डर ये नहीं सोचिए कि किसी मंत्रालय या सेवा का विषय। हाँ, विदेश मंत्रालय जो है कोऑर्डिनेट करती होगी, पर आप देखते होंगे कोई भी ऑपरेशन हो, अभी जो है हाल ही में ऑपरेशन सिंधु हुआ, जहां हम लोग जो हैं, हमारे नागरिक जो इजराइल और ईरान में फंसे थे, उनको घर भारत वापस ले आए। पर इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें एयरफोर्स का योगदान भी है, इंटेलिजेंस का भी है, कहीं जहां होम मिनिस्ट्री का होगा तो NDRF का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस का हो सकता है। तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट एक साथ जो है, हम दुनिया के साथ कैसे हम अपने रिश्ते भी बढ़ाएं और ज़्यादा जिम्मेदारी भी लें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये अगले 20 साल जो आपकी सर्विस की 20 साल जो होगी, आपको ये मानना चाहिए कि ये आज की स्थिति पर नहीं चली, बहुत बड़े माने चेंजेस आने वाले, और इस चेंजेस को आप ही लोगों को तैयार करना होगा। और आखिर में मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि ये संकल्प फाउंडेशन का विषय भी है, हम लोग जो हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब डेमोक्रेसी पे सबका गर्व तो होता है, बट डेमोक्रेसी के बारे में आप ये भी सोचिए, व्हाट इज एक्चुअली द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी? आप इसको कैसे मेजर करेंगे? आप कैसे कहेंगे कि दिस डेमोक्रेसी वर्क्स एंड better than that democracy? It is not by voting record, it is not by voting percentage. To me, successful democracy is when opportunity is given to entire society. That is when democracy is working. They have the right to express themselves, but it is not few people on behalf of whole society which is expressing themselves. तो आज मैं मानता हूं, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत जो है समावेशी भारत भी होना चाहिए, समावेशी भारत ही होना चाहिए। तो और ये हमने देखा है, ये हमने पॉलिटिक्स में देखा है। अगर आज की पार्लियामेंट आप इसकी तुलना करें 20 साल, 30 साल, 40 साल के पार्लियामेंट से, आपको दिखाई देता है कि आज देश के प्रतिनिधि कौन, जनता के प्रतिनिधि कौन है? वो वैसे नहीं हैं जो पहले थे, वो बड़े शहरों से नहीं आते। तो ये जो है इंक्लूसिव इंडिया, समावेशी भारत, दिस ऑल्सो एक्सटेंड्स टू गवर्नेंस, दैट आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विल वर्क बेस्ट when it is most inclusive, most representative. And I really appreciate the Sankalp Foundation has made today selection entry into government much more representative. जो आपने मुझे नक्शा दिखाया कि हर प्रदेश से, हर प्रांत से और समाज के हर वर्ग से लोगों में ये विश्वास है और उनको सपोर्ट दिया जा रहा है
कि वो आज सरकार में आए, गुड गवर्नेंस के भागीदार बने। तो मैं संकल्प फाउंडेशन का उनकी प्रशंसा भी करना चाहूँगा। और अंत में आप लोग जो अब भारत सरकार में एंट्री करेंगे, मैं आपको बस 3-4 अपनी ओर से सीनियर होने के तहत से मैं थोड़ा एडवाइस दूंगा। एक कि जहां भी आपको डिसीजन लेना पड़े, डू व्हाट यू थिंक इज राइट, दैट इज द बेस्ट गाइड। नंबर 2, डोंट एवर फॉरगेट योर रूट्स एंड डोंट एवर फॉरगेट योर फैमिली। नंबर 3, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, आप लोगों को टेक सेवी होना है। हमारी गवर्नेंस जो है और टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस होगी, और ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये अगर भारत में मैं कहूँगा सचमुच हमें परिवर्तन लाना है तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम लाएंगे। और आखिर में, क्योंकि अंत में मैं फॉरेन सर्विस का अफसर हूँ, आज मंत्री हूँ, वो अलग बात है। दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, दुनिया के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, इस पे जरूर नज़र रखिए कि जहाँ भी आज हम हों, हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और कोई भी जो है अपने आप को दुनिया से अलग नहीं रख सकता। तो दुनिया में जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट्स, इस पे भी थोड़ा ध्यान दें, वो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो एक बार और मैं आप सबको जो परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। बाकी सबको मेरी ओर से एक बार और नमस्कार।